Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Friends, अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम 2022 में अब लगभग सिर्फ 10 दिन का ही समय शेष है और पिछले साल की तरह नॉर्सेट 2021 की तरह ही इस बार भी हमें ऐसा अनुमान है कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स के करीब इस एग्जाम को पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इन 1 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5 से 6 हजार लोगों को ही इस नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करके एम्स जैसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में जॉब करने का मौका मिलने वाला है। आप सभी को हमारी तरफ से इस अपकमिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन की एडवांस बधाइयां हैं, क्योंकि आप सभी फाइटर्स हैं और अभी से आप अपना 100% दे रहे हैं। आपके इस प्रयास को और सपोर्ट करने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल की टीम ने अगले 10 दिनों में टू द पॉइंट नॉर्सेट सेंट्रिक वीडियोस का कंटेंट प्रिपेयर किया है और आपके फीडबैक्स के अकॉर्डिंग इन्हें मॉडिफाई करते हुए लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन, लिमिटेड टाइम में टू द पॉइंट रैशनल, लिमिटेड टाइम में लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास हम इस वीडियो सीरीज में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको जो डाटा मिलने वाला है, जो क्वेश्चंस मिलने वाला है, उन सभी को आपके रिवीजन के हिसाब से ही प्रिपेयर किया गया है। मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपकी सफलता में बड़ा योगदान दिलाएगा। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन नॉर्सेट 2022 MCQ रिवीजन सुपरफास्ट सीरीज। Question number 1. How do you know that intercostal drainage tube is functioning? किस फाइंडिंग को देखकर आप ये पता लगा लेंगे कि क्लाइंट में लगी इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब सही तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है? ऑप्शन 1, continuous bubbling in the water seal bottle. Option 2, continuous bubbling from suction bottle. Option 3, oscillation of water column in drainage bottle. Option 4, no bubbling in the drainage bottle. यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 यहां पर बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर क्लाइंट के ड्रेनेज बॉटल के वाटर कॉलम के अंदर ऑसिलेशन ऑफ फ्लूइड होता है तो इसे देखकर हम बता सकते हैं कि क्लाइंट की जो चेस्ट ट्यूब है या इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम है ये सही तरीके से काम कर रहा है। Oscillation of water column in drainage tube denotes that the functioning of this equipment. Quickly इसके बारे में जान लेते हैं। आपके लंग्स के चारों तरफ एक चेस्ट वॉल की कवरिंग पाई जाती है, जिसे आप डार्क कलर से डिनोट किया गया है, इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच के स्पेस को प्लूरल कैविटी के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्लूरल कैविटी में किसी प्रकार का एबनॉर्मल एयर, एक्सेसिव फ्लूइड, काइल, पस, वाटर आदि का एक्यूमुलेशन हो जाए तो इसे बाहर निकालने के लिए एक ट्यूब लगाई जाती है। इस ट्यूब को ही चेस्ट ट्यूब या इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यहां पर जो टर्म यूज की गई है, ऑसिलेशन ऑफ वाटर क्या है? ऑसिलेशन शब्द का मतलब होता है पानी की मूवमेंट। जब चेस्ट ट्यूब लगा पेशेंट गैस इन करता है, इंस्पायरेशन करता है, तो उसके
वाटर चैम्बर के अंदर, वाटर कॉलम के अंदर फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और जब वो एक्सपायरेशन करता है, गैस छोड़ता है, तो ये फ्लूइड नीचे की तरफ मूव करता है। फ्लूइड की अप एंड डाउन इस मूवमेंट को ही हम ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। अगर क्लाइंट में चेस्ट ट्यूब लगी है और चेस्ट ट्यूब को देखने पर आपको उसमें ऑसिलेशन मूवमेंट दिखाई दे रही है, पानी का ऊपर नीचे होना दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बिल्कुल राइट फंक्शनिंग स्टेट में मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज रिकंस्ट्रक्शन, प्रीपेयर्डनेस, rehabilitation, identification of death. Yes, exactly. Option C is correct here. डिजास्टर मैनेजमेंट में कुल 4 फेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है आपकी मिटिगेशन। फर्स्ट स्टेज इज मिटिगेशन, देन प्रिपेयर्डनेस, then response, and finally rehabilitation. Mitigation, preparedness, response, rehabilitation. Next question, which of the following is thermogenic food? इन सभी ऑप्शंस में से आपको थर्मोजेनिक फूड कौन सा है ये बताना है। थर्मोजेनिक का मतलब होता है ऐसा फूड जो कि हीट या एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता हो, हीट का प्रोडक्शन करवाता हो। ऑप्शन 1 हाई फैट डाइट, ऑप्शन 2 इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन 4 हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। हाई प्रोटीन डाइट को हम थर्मोजेनिक फूड के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है तो इससे बॉडी के अंदर प्रोटीन का टर्नओवर भी बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए टर्नओवर के कारण ज़्यादा से ज़्यादा थर्मोजेनेसिस या हीट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन की, जिसे आप नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन ऑल्सो नोन एज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। नाइट्रोग्लिसरीन को आप ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक वैसोडाइलेटर ड्रग है। It is a medication used in angina pectoris to decrease chest pain. जब हमारे हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो उस एरिया में इंफ्रैक्शन शुरू हो जाता है, जिसके कारण चेस्ट पेन होता है, और इस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस होने पर जैसे ही हम क्लाइंट में सबलिंगुअल रूट द्वारा यानी जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को रखते हैं, वहां पर वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है और हार्ट की मायोकार्डियल तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंचने लगते हैं और क्लाइंट में चेस्ट पेन का रिलीफ हो जाता है। तो यही सारा फिनोमिना आपको नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद देखने को मिलेगा। इन इंजेक्शन फॉर्म इट इज यूज्ड टू ट्रीट एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन को आप आईसीयूज के अंदर पेशेंट को एडमिट करके कार्डियक मॉनिटर कनेक्ट करने के बाद आईवी रूट से बहुत ही सावधानी से दे सकते हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल हाइपरटेंशन कंडीशन यानी हाई बीपी वाली स्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग देने के बाद इसके 2 इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं। पहला साइड इफेक्ट की पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से कम होने लगता है यानी हाइपोटेंशन होने लगता है, और दूसरे साइड इफेक्ट इससे पेशेंट को हेडेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन जिसे आप हॉस्पिटल में नॉरेड नाम से भी इस्तेमाल करते हैं।
नॉर एड्रेनलिन को आप नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक हार्मोन और एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। इस ड्रग को देने के बाद क्लाइंट की जो हार्ट रेट है वो पहले से बढ़ने लगती है और हार्ट रेट बढ़ने के कारण क्लाइंट का जो लो ब्लड प्रेशर वाली स्टेट थी वो ठीक होने लगती है। क्लाइंट के अंदर अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो किसी भी क्लाइंट में यदि हार्ट रेट कम हो या ब्लड प्रेशर कम हो तो इस नॉर एड्रेनलिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाम मेडिसिन की। पाम इंजेक्शन फॉर्म में आने वाली ड्रग है। इसके अंदर प्रेलिडॉक्सिम नाम का साल्ट होता है। पाम मेडिसिन कंटेन प्रेलिडॉक्सिम साल्ट। अगर किसी व्यक्ति को ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे पेस्टिसाइड से पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होने पर पाम मेडिसिन को एज अ एंटीडोट इस्तेमाल किया जा सकता है। खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके छिड़काव के समय यदि किसी क्लाइंट में इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो वहां पर प्रेलिडॉक्सिम या पाम मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है सिंपली। नेक्स्ट हमारी ड्रग है पैरासीटामोल। इससे आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं। पैरासीटामोल को आप एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। इस मेडिसिन को आप फीवर और मॉडरेट पेन के ट्रीटमेंट हेतु इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है फेनार्गन। फेनार्गन ड्रग के अंदर प्रोमेथाजिन नामक साल्ट रहता है और इस फेनार्गन ड्रग का इस्तेमाल हम सिडेशन के रूप में, नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के ट्रीटमेंट हेतु और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में ट्रीटमेंट हेतु करते हैं। फेनार्गन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है हॉस्पिटल्स में। फेनार्गन के अंदर प्रोमेथाजिन साल्ट होता है। इसे सिडेशन, नोजिया वॉमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आदि के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कैसोल नाम से मार्केट में आती है। इसे जनरली हम आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। जिन लोगों के अंदर पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल से कम हो उनमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है तो आप बताएंगे 3.5 से लेकर 5.2 एम मोल पर लीटर। हमारे शरीर में किन सिचुएशंस के अंदर पोटेशियम कम हो सकता है, यदि ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अगर किसी क्लाइंट को वॉमिटिंग है, डायरिया है या कुछ विशेष मेडिसिन भी इसकी मात्रा को कम कर सकती हैं। पोटेशियम की मात्रा ब्लड में कम होना हाइपोकैलेमिया के रूप में जाना जाता है। पोटेशियम से ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि इसका रिच सोर्स क्या है, तो आप बताएंगे बनाना इज द गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। अगर हाइपोकैलेमिया कंडीशन है यानी कि पोटेशियम शरीर में नॉर्मल से कम है तो ईसीजी के अंदर एबनॉर्मल यू वेव देखने को मिलेगी। नॉर्मल सिचुएशन में ईसीजी के अंदर यू वेव नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर किसी क्लाइंट को हाइपोकैलेमिया है तो उसके अंदर आपको यू वेव दिखाई देगी। पी, क्यू, आर, एस, टी एंड फाइनली यू वेव। दिस यू वेव इज ड्यू टू लैक ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। जैसे ही हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम होती है या ज्यादा होती है, हमारे हार्ट पर इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। पोटेशियम की मात्रा में परिवर्तन आने से डिसरिथमिया कंडीशन डेवलप होने लगती है।
जिन लोगों में रीनल फेलियर डिजीज होता है उनमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ने के बाद तुरंत डायलिसिस करने का डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप पोटेशियम को बॉडी में आईवी रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इस पोटेशियम क्लोराइड ड्रग को हमेशा डाइल्यूट करके ही आप इंजेक्ट करेंगे। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड यानी केसोल को डायरेक्टली बिना डिसॉल्व किए एडमिनिस्टर कर दिया तो तुरंत पर्सन के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, पर्सन की कुछ ही सेकंड्स में मौत हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको केसीएल, कैसोल या पोटेशियम क्लोराइड क्लाइंट में एडमिनिस्टर करना हो, इसे पहले डाइल्यूट करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे इसे इन्फ्यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medication has to be avoided in patient with acute gastritis? एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने पर कौन सी मेडिकेशंस हमें नहीं लेनी चाहिए? इंडोमेथासिन, फ्रोसेमाइड, प्रोप्रेनोलॉल, डिगॉक्सिन। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। Exactly, option A is correct here. Indomethacin must be avoided in clients who is having acute gastritis condition. यहाँ पर एक मिनेमोनिक के थ्रू आप इस चीज को याद रख सकते हैं। याद रखिएगा वर्ड ADIM। ADIM शब्द से एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, इंडोमेथासिन, मिफेनेमिक एसिड आदि वर्ड्स याद रखे जा सकते हैं। ये सभी वो मेडिसिन हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती हैं। इस वजह से इन NSAID ड्रग को हम कभी भी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स में नहीं देते हैं। A फॉर एस्प्रिन, D फॉर डाइक्लोफिनेक, I फॉर इंडोमेथासिन, M फॉर मिफेनेमिक एसिड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आपकी रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is least common large bowel obstruction? आपको बताना है कि इन सभी में से लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे कम होने वाला कारण कौन सा है? एडेशंस, डाइवर्टिक्यूलाइटिस, वॉल्व्युलस, नियोप्लाज्म। इनमें से किसके द्वारा सबसे कम लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बड़ी आंत में रुकावट होती है? The right answer is option A. It is adhesion. adhesion का मतलब है इंटेस्टाइन का आपस में चिपक जाना और ये लार्ज इंटेस्टाइन में इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है। Next question, a nurse is preparing to care for a child after a tonsillectomy. The nurse document on the plan of care to place the child in which position? टॉन्सिलेक्टॉमी प्रोसीजर के बाद पेशेंट को किस पोजीशन में रखना चाहिए? सुपाइन, साइडलाइन, हाई फॉवलर्स, ट्रेंडलबर्ग। टॉन्सिलेक्टॉमी प्रोसीजर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। सर्जरी द्वारा टॉन्सिल्स को रिमूव करना टॉन्सिलेक्टॉमी कहलाता है और हमें इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को या तो प्रोन पोजीशन देनी चाहिए या फिर साइड लाइन पोजीशन देनी चाहिए ताकि उसके अंदर जो ड्रेनेज है वो प्रॉपरली हो सके। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 को हम सही मानेंगे, क्लाइंट को हमें साइडलाइन पोजीशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statutory body is responsible for ensuring the standards of nursing education in India?
भारत में नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को समान रखने के लिए किसे बनाया गया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल एसएनसी या फिर नैक। यस, आप सभी बिल्कुल सही हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसे आप आईएनसी के नाम से जानते हैं, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पूरे भारत में एक समान नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करवाएं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा ही सिलेबस को डिजाइन किया जाता है और इंस्टीट्यूट्स के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट्स हैं आदि को डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिटिंग अपराइट एंड रिमेन स्टिल ड्यूरिंग द thoracentesis procedure helps to keep the liver and spleen away from the insertion area and minimize the risk of this complication. थोरासेंटेसिस प्रोसीजर का मतलब होता है थोरेसिक एरिया में एबनॉर्मली एक्यूमुलेटेड एयर, पस, काइल, लिम्फ, ब्लड आदि को निडल डालकर एस्पायरेट करके बाहर निकालना। इस थोरासेंटेसिस प्रोसीजर में हम क्लाइंट को कार्डियक पोजीशन देते हैं और अपराइट स्थिति में बिना हिले डुले रहने के लिए कहते हैं। क्लाइंट को जब अपराइट पोजीशन दी जाती है तो निडल इंसर्शन साइट से लीवर और स्प्लीन दूरी पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण निडल इंसर्शन के बाद इनमें पंचर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड की। स्पिन बार्किन्स अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ ओव्यूलेशन। जब आप ओव्यूलेशन के दौरान सर्वाइकल म्यूकस को लेकर स्लाइड पर फैलाकर देखते हैं तो इसमें एक चिपचिपापन दिखाई देता है। इसे ही हम स्पिन बार्किन्स अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। और स्पिन बार्किन्स अपीयरेंस अगर सर्वाइकल म्यूकस में है, सिंपली कहें तो सर्विक्स का जो म्यूकस है वो गाढ़ा चिपचिपा यदि है तो इसका मतलब है वुमेन में ओव्यूलेशन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कायासूर फॉरेस्ट डिजीज। Kayasur forest disease is transmitted mainly from the hard tick, particularly by H. spingera and H. tertura. कायासूर फॉरेस्ट डिजीज प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। कायासूर फॉरेस्ट डिजीज का जो ट्रांसमिशन है वो हार्ड टिक के द्वारा होता है, स्पेशली H. spinigera और H. tertura. Next important point from anatomy. Breast is situated between second to sixth rib. Breast की पोजीशन सेकंड रिब से सिक्स्थ रिब के बीच में होती है। सेकंड रिब से सिक्स्थ रिब के बीच में होती है। Next question. Which of the following is used for assessing a pain in children? बच्चों में पेन को असेस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ब्रीफ पेन इन्वेंटरी, वॉन बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। बच्चों में कितना पेन हो रहा है इस चीज का असेसमेंट करने के लिए हम वॉन बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इस स्केल का इमेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
इसे आप जरूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंट इमेजेस जो कि नॉर्सेट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं अवेलेबल हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप टेलीग्राम पर जाकर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन नाम से सर्च करें या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। आइए रिमेनिंग पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। ब्रीफ पेन इन्वेंट्री। Brief pain inventory has become one of the most widely used measurement tool for assessing clinical pain. Brief pain inventory process के द्वारा हम clinical pain का assessment करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड की, द विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल जिसे आप शॉर्ट में VAS के नाम से जानते हैं। VAS, इट इज वैलिडेटेड सब्जेक्टिव मेजर फॉर एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन। ये एक्यूट और क्रॉनिक पेन को असेस करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जिसे आप शॉर्ट में NRS के नाम से भी जानते हैं। फॉर पेन इज अ यूनिडायमेंशनल मेजर फॉर पेन इंटेंसिटी इन अडल्ट। यूनिडायमेंशनल मेजर है ये और अडल्ट्स में पेन की इंटेंसिटी को मेजर करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। Next question. A client in emergency department states, I was bitten by a raccoon while I was fixing a water pipe in crawl space of my basement. Which of the most effective first aid for the nurse to use for this client? हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आपको आकर ये बताता है कि घर में पाइपलाइन ठीक करते समय उसे किसी रैकून एनिमल ने बाइट कर लिया, काट लिया। इस सिचुएशन में मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट एड कौन सा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 की बात की जाए तो एडमिनिस्टर एन एंटीवेनिन। एंटीवेनिन को आप एंटीवीनम के नाम से भी जानते हैं और एंटीवीनम के अंदर एंटीसीरा एंटीबॉडीज होती हैं जो कि जनरली स्नेक बाइट, स्पाइडर बाइट आदि के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन 1 सही नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 4 की, अप्लाई टॉर्निकेट प्रॉक्सिमल टू द वुंड। आप घाव से कुछ दूरी पर टॉर्निकेट अप्लाई कर देंगे यानी कसकर बांध देंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन को रोक देगा, ना कि यहां डेवलप होने वाले इंफेक्शन को ट्रीट करेगा। सो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत माना जाएगा। सेकंड ऑप्शन आता है मेंटेनिंग अ प्रेशर ड्रेसिंग। हम इस पेशेंट पर प्रेशर ड्रेसिंग यदि अप्लाई करते हैं तो इस प्रेशर ड्रेसिंग के कारण ब्लीडिंग रुक सकती है, लेकिन रैकून बाइट के बाद क्लाइंट में जो इन्फेक्शन होने की संभावना है वो नहीं रुक सकता। इसलिए हम ऑप्शन 2 को भी इनकरेक्ट मानते हैं। अब हमारे पास बचा है आखिरी ऑप्शन, वो है ऑप्शन 3, क्लींसिंग द वुंड विथ सोप एंड वाटर। हम इस घाव को साबुन और पानी के द्वारा लगातार धोते रहेंगे और यही बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। जब भी किसी क्लाइंट को रैकून बाइट होता है तो उस सिचुएशन में पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इस वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो डॉग बाइट के बाद किया जाता है। जैसे ही किसी क्लाइंट को कुत्ते ने काटा, डॉग ने बाइट किया, हम उस बाइटन एरिया पर लगातार पानी गिराते हैं, साबुन और पानी से उसे 10 से 15 मिनट तक धोते हैं ताकि उस हिस्से में मौजूद कंटेमिनेशन या उसके आसपास के हिस्से में मौजूद कंटेमिनेशन
बॉडी से बाहर निकल जाए, अंदर किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन या वायरस की एंट्री ना हो पाए। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको अप्लाई करना है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? इन सभी ऑप्शंस में से विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला, एप्पल, गुआवा, बनाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उन सभी में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आंवला, लेमन, नारंगी, ऑरेंज आदि। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेट सक्सीडिनम? कैपेट सक्सीडिनम क्या है, इस चीज को आपको बताना है। ऑप्शन 1 बर्थ मार्क, ऑप्शन 2 swelling on the face of the baby, option 3 swelling due to collection of fluid under the scalp, option 4 collection of fluid in the abdomen। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम इस कंडीशन को थोड़ा समझ लेते हैं। डिलीवरी के दौरान जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण लगातार बच्चे के सर पर दबाव पड़ता है। जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण यूट्रस मसल्स बच्चे के हेड पार्ट पर दबाव डालते हैं और इस दबाव के कारण बच्चे के सर की कुछ ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और इनमें ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग के बाद जो ब्लड निकलता है वो बच्चे के स्कैल्प एरिया में इकट्ठा होने लग जाता है और इस कंडीशन को ही हम कैपेट सक्सीडिनम और सिफेलोहेमेटोमा दो नाम से जानते हैं। अगर और स्पेसिफिक यदि इसके बारे में जाना जाए तो कैपेट सक्सीडिनम वह कंडीशन है जिसमें बच्चे के सर पर आई सूजन सूचर एरियाज को क्रॉस कर जाए। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट सूचर्स बने हुए हैं और ग्रीन कलर से ये जो एरिया हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये सूचर लाइन को सूचर्स को क्रॉस करते हुए दूसरे पार्ट तक पहुंचे हैं। जैसे मान लीजिए ये पेराइटल बोन है, ये दूसरी पेराइटल बोन है, तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग हुई है, हिमेटोमा हुआ है, फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, ये इस पेराइटल बोन से शुरू होकर अगली पेराइटल बोन तक के एरिया को कवर किया है। इनके ऊपर जो सूचर सेजाइटल मौजूद है उसे क्रॉस करके ये स्वेलिंग आगे बढ़ी है, तो ये कंडीशन कैपेट सक्सीडिनम कहलाती है। अगर ये स्वेलिंग किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में रहे, सूचर लाइन को क्रॉस ना करे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं जिसे हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है, तो इस कंडीशन के अंदर जो स्वेलिंग है वो एक ही पेराइटल बोन के अंदर है, ये सूचर लाइन को क्रॉस करके दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंची है। इस प्रकार की इन्फ्लेमेशन को हम सिफेलोहेमेटोमा के नाम से जानते हैं। अब आपको सिफेलोहेमेटोमा और कैपेट सक्सीडिनम दोनों में क्या फर्क है, इस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। अब जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहां पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही माना जाएगा। द स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कैल्प, बच्चे के सर की चमड़ी जिसे आप स्कैल्प कहते हैं, उसके नीचे फ्लूइड के कलेक्शन होने के कारण जो सूजन आ जाती है उसे ही हम कैपेट सक्सीडिनम कहते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट। Next question, a space called is found between the two pleural cavities.
दो प्लूरल कैविटी के बीच पाए जाने वाले स्पेस को आप किस नाम से जानते हैं? इस चीज को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि हमारे लंग्स के चारों तरफ चेस्ट वॉल पाई जाती है और चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे ही हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लूरल कैविटी के अंदर दो प्लूरल कैविटी के बीच के जो स्पेस होता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? दो प्लूरल कैविटी के बीच के स्पेस को, जिसे हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाया है और क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस स्पेस को आप क्या कहेंगे? सिरोसा, पेराइटल, मीडियास्टिनम, सोलियस। Basic but important from anatomy. The right answer is option 3 mediastinum. याद रखिएगा, दो लंग्स के बीच या दो प्लूरल कैविटी के बीच के स्पेस को हम मीडियास्टिनम के नाम से जानते हैं और इसी स्पेस के अंदर ऑब्लिक पोजीशन में आपका हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recommended daily requirement of vitamin C in full term infant is about। 1 साल से कम उम्र का बच्चा जिसका जन्म फुल टर्म पीरियड पर हुआ हो, उसे प्रतिदिन कितने विटामिन सी की आवश्यकता होती है? 30 mg पर डे, 50 mg पर डे, 40 mg पर डे या 80 mg पर डे? The right answer is option C 40 mg पर डे। यहाँ पर दो कंडीशंस बन सकती हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 0 से 6 मंथ्स का बेबी है तो आप उसे हर दिन कितना विटामिन सी देंगे, तो आप बताएंगे कि इस बच्चे के लिए हर दिन 40 mg विटामिन सी सफिशिएंट है। और यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से 12 महीने के बीच की हो तो इस बच्चे को 50 mg पर डे विटामिन सी दिया जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मैलोरी वैसी सिंड्रोम, अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अकर्स विद आर्ट्रियल ब्लीडिंग फ्रॉम टीयर इन डिस्टल ईसोफेगस एंड प्रॉक्सिमल स्टमक। अगर स्टमक के प्रॉक्सिमल पार्ट यानी शुरुआती हिस्से और ईसोफेगस के डिस्टल पार्ट पर टीयर हो जाए, यानी वहां पर डैमेज के कारण वो हिस्सा फट जाए, तो वहां पर आर्ट्रियल ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग मैलोरी वैसी सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। इट इज बिलीव्ड टू अराइज फ्रॉम लार्ज प्रेशर रेडिएंट बिटवीन चेस्ट एंड स्टमक। ये ब्लीडिंग स्टमक और चेस्ट के बीच प्रेशर बढ़ने के कारण होती है। Patient usually present with acute hematemesis but can present with melena, hematochezia, abdominal pain and syncope। इस सिचुएशन में यदि देखा जाए तो पेशेंट के स्टूल में फ्रेश ब्लड की प्रेजेंस हो सकती है, यानी कि हिमेटोचीजिया हो सकता है, या फिर पेशेंट का जो स्टूल है वो ब्लैक टेरी हो सकता है, यानी मेलिना हो सकता है। इस कंडीशन में क्लाइंट को ब्लड वाली वॉमिटिंग हो सकती है, यानी हिमेटेमेसिस हो सकता है, या फिर पेशेंट चक्कर खा के गिरकर बेहोश हो सकता है। इसे आप सिनकॉप के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समराइज्ड वे में हम जान लेते हैं इस मैलोर वैसी सिंड्रोम को। मैलोर वैसी सिंड्रोम वह कंडीशन है जिसमें पेशेंट के चेस्ट और स्टमक के बीच यदि प्रेशर बढ़ जाए तो इसके कारण इस एरिया के बीच पाए जाने वाली डिस्टल इसोफेगस पार्ट और प्रॉक्सिमल स्टमक पार्ट की आर्टरीज फट जाएंगी और वहां ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इस ब्लीडिंग के कारण क्लाइंट में हेमेटेमेसिस,
मेलिना, हिमेटोचीजिया या सिनकॉप जैसी फाइंडिंग देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एट 40 वीक ऑफ गेस्टेशन fetus have pink and soft skin and vernix caseosa disappears। 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी को हम टर्म प्रेगनेंसी के रूप में जानते हैं और इस एज पर आने के बाद बच्चे की स्किन सॉफ्ट हो जाती है, पिंक हो जाती है और बच्चे की स्किन पर पाए जाने वाली चीज लाइक सफेद कवरिंग वर्निक्स कैसियोसा भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, हटने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बेमेज़ेपाइन जिसे आप कार्बेट्रॉल, ट्रिग्रिट्रॉल, टेग्रिट्रॉल एक्सआर, एपिटॉल या इक्विट्रो नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में बहुत ही इफेक्टिवली यूज की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स हो रहे हों तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कार्बेमेज़ेपाइन का इस्तेमाल मोस्ट माना जाता है। Next question, oxygen toxicity in central nervous system condition is called पॉल बर्न इफेक्ट। आप किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन देते हैं और इस ऑक्सीजन के कारण यदि व्यक्ति को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये कंडीशन पॉल बर्न इफेक्ट कहलाएगी। इस तरह से आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि पॉल बर्न इफेक्ट में क्या होता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज होना, टॉक्सिसिटी होना पॉल बर्न इफेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैंकेट बेड इज मेड फॉर अ क्लाइंट हु इज सफरिंग फ्रॉम रीनल डिजीज टू प्रमोट एलिमिनेशन थ्रू द स्किन। ब्लैंकेट बेड किन पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है? ब्लैंकेट बेड उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है। इन लोगों में ब्लैंकेट बेड के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपिरेशन करवाया जाता है जिससे कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है कुछ हद तक स्किन के थ्रू बाहर निकल सके। नेक्स्ट पॉइंट, amniocentesis is a treatment of choice of acute hydramnios with fetal distress in pregnancy। यहाँ पर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है ओलिगोहाइड्रेमनियोस कंडीशन। ओलिगोहाइड्रेमनियोस कंडीशन, ओलिगोहाइड्रेमनियोस वह कंडीशन है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाए, लेस देन 200 ml, और अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से ज़्यादा हो जाए तो इसे आप हाइड्रेमनियोस या पॉलीहाइड्रेमनियोस के नाम से जानते हैं। इट इज मोर देन 2000 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस वुमेन में 2000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड हो चुका है जो कि होना 800 ml के आसपास चाहिए था। अब इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकलना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निडल को एब्डोमेन के थ्रू इंसर्ट करके यूट्रस से इस फ्लूइड को सक करके बाहर निकालते हैं और यही प्रोसेस एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। नेक्स्ट, आफ्टर रिमूवल ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इज स्ट्राइडर और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इज नॉर्मल फाइंडिंग। जब किसी क्लाइंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई जाती है और इस ट्यूब के रिमूवल के समय क्लाइंट की आवाज घोड़े जैसी होती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, स्ट्राइडर होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइंट में ईटी ट्यूब लगी थी, आपने उसे रिमूव करवाया और अब क्लाइंट के अंदर स्ट्राइडर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ रहा है, तो इसमें क्या ये नॉर्मल है या नहीं? तो आप कहेंगे इट अकर्स, ये नॉर्मल है। आफ्टर इंट्यूबेशन लैरिंजियल एडिमा इज कॉमन। इंट्यूबेशन के बाद लैरिंग्स में एडिमा होना नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6 months old child received
DPT immunization at Well Baby Clinic, the mother returns home and calls the clinic to report that the infant has developed swelling and redness at the site of injection. The nurse tells the mother to 6 महीने के बच्चे को आपने डीपीटी का इंजेक्शन लगाया। इस बच्चे के घर जाने के बाद इसकी मदर का कॉल आपके पास आता है। वो आपसे बताती है कि जिस जगह पर आपने डीपीटी का इंजेक्शन लगाया था उस जगह पर बच्चे में स्वेलिंग आ गई है और वो एरिया रेड हो गया है। इस सिचुएशन में आप इस एज अ नर्स इस मदर को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? ऑप्शन ए, आप इससे कहेंगे कि यहाँ इंजेक्शन साइट पर वार्म पैक अप्लाई करें। ऑप्शन बी, बच्चे को वापस क्लिनिक पर लेकर आएं। ऑप्शन सी, बच्चे की इंजेक्शन साइट पर आइस पैक लगाएं। ऑप्शन डी, बच्चे में कहीं फीवर तो नहीं आ रहा, इस चीज को पता करें। The right answer is ऑप्शन सी। वैक्सीनेशन डीपीटी के बाद जो फाइंडिंग्स मदर द्वारा बताई जा रही हैं कि इंजेक्शन साइट पर स्वेलिंग और रेडनेस है, ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। इस चीज को हम अप्लाई आइस करके यानी कि बर्फ की सेक करके ठीक कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आइए अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कुछ एब्रीवेशंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि डॉक्टर द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन में आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। सबसे पहली एब्रीवेशन है SYR। SYR का मतलब है सिरप। TAB डॉट यूज्ड फॉर टैबलेट। PULV फॉर पाउडर। CAP डॉट कैप्सूल। TR डॉट ट्रिंचर। ट्रिंचर ऑफ आयोडीन जिसे आप ड्रेसिंग आदि करने में इस्तेमाल करते हैं। SUSP डॉट सस्पेंशन। OL डॉट ऑयल। AQ डॉट एक्वा यानी वाटर। AQ डॉट DIST डिस्टिल्ड वाटर, एक्वा डिस्टिल या इसे आप डिस्टिल वाटर कह सकते हैं। GARG गार्गल यानी गरारे। गला खराब होने पर आप गर्म पानी और नमक मिलाकर जो गरारे करते हैं इसे गार्गल्स कहा जाता है। LOT डॉट लोशन फॉर्म ऑफ ड्रग। INF डॉट इन्फ्यूजन। DIL डॉट डाइल्यूट किसी भी मेडिसिन को, जैसे कि हमने प्रीवियसली आपको बताया था कि पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को आप हमेशा डाइल्यूट करके देंगे तो डॉक्टर इस मेडिसिन के आगे हमेशा आपको DIL डॉट लिख कर देगा, तो इसका मतलब है कि इस मेडिसिन को डाइल्यूट करते हुए इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है UNG डॉट, इसका मतलब होता है ऑइंटमेंट। LIQ डॉट लिक्विड। MIST डॉट मिक्सचर। ING डॉट इंजेक्शन। ELIX एलिक्सर। SUPP suppository. Suppository are the medicine, they are inserted through the vagina or rectum. PIL dot pill, it's a form of tablet. Next question, which is correct interpretation made by a nurse regarding iron deficiency anemia? किसी क्लाइंट को यदि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल,
मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक आरबीसी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी। The right answer is ऑप्शन 4। इसके रैशनल को डिस्कस करने से पहले हम इस बात पर बात करना चाहेंगे, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर एनीमिया होता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का कम होना डायरेक्टली आरबीसी के कम होने को बताता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स के कम होने को बताता है। अब अगर किसी क्लाइंट में एनीमिया है तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे आयरन, फॉलिक एसिड जिसे आप विटामिन बी9 के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी12 को देते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। एनीमिया की कंडीशन में ट्रीटमेंट के लिए 3 चीजें हम देते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी12। यहाँ पर जो आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, इस आयरन का काम होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कराना, इसको मैच्योर करवाना। अब मान लीजिए किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आयरन ही नहीं है, तो इस कंडीशन से आरबीसी बन नहीं पाएंगी, मैच्योर नहीं हो पाएंगी, और इसी कारण आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। अगर यहाँ पर हमने ऑप्शन 4 के अंदर दो टर्म्स यूज की हैं, एक तो माइक्रोसाइटिक और दूसरा हाइपोक्रोमिक। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स तक अगर पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं पहुंचेगा तो इसकी वजह से आरबीसी का जो डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। माइक्रोसाइटिक का मतलब है कि आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोन से कम रहेगा। आरबीसी का नॉर्मल साइज 7.2 माइक्रोमीटर होता है। अगर आयरन नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो ये 7.2 माइक्रोन से कम होगा। दूसरी बात, हाइपोक्रोमिक शब्द का मतलब है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 30 पिक्टोग्राम से कम होना। अगर आरबीसी के अंदर, आरबीसी सेल के अंदर 30 पिक्टोग्राम से हीमोग्लोबिन कम है तो ये कंडीशन हाइपोक्रोमिक कहलाएगी। तो सिंपली यदि एक शब्द में कहा जाए कि अगर किसी क्लाइंट को या वुमेन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसकी सेल का साइज छोटा रह जाता है, यानी माइक्रोसाइटिक हो जाती है, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम होता है, यानी हाइपोक्रोमिक हो जाती है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। होपफुली अब आप इसे नहीं भूलेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। Next question. During prenatal check, a client asked the nurse why menstruation ceases once pregnancy occurs. The nurse's best response would be that this occurs because of। एक प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल में प्रीनेटल चेकअप के लिए आती है और चेकअप के दौरान आपसे पूछती है कि क्यों प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है। इस क्वेश्चन के आंसर में एज अ नर्स आपके द्वारा कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, रिडक्शन इन सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द ओवरीज। ओवरी इस समय अपने हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कम कर देती हैं। ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय द ओवरीज। ओवरी के द्वारा इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करवाया जाता है। ऑप्शन सी, सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दौरान पिट्यूटरी के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन डी, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। ओवरी के द्वारा इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है। व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स?
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे ही वुमेन कंसीव करती है उसकी ओवरीज के द्वारा जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनमें कमी देखी जाती है और इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस नहीं होता या यूं कहें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। जैसे ही वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर एचसीजी हार्मोन सिक्रीट होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है और इस एचसीजी हार्मोन के द्वारा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया जाता है, इसमें सिक्रीशंस करवाए जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को, जिसे आप डेसिडुआ के नाम से जानते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ाता है ताकि ओवम फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट हो सके और पूरी प्रेगनेंसी में इस प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोक कर रखा जाता है ताकि जो प्रेगनेंसी है वो कहीं टर्मिनेट ना हो जाए, एबॉर्शन ना हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके दो काम हैं, पहला ये डेसिडुआ की थिकनेस को बढ़ाता है ताकि एग इजीली इम्प्लांट हो सके और दूसरा इसके द्वारा लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोक कर रखा जाता है ताकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन लॉस ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when caring for a 3-day-old neonate who is receiving phototherapy to treat jaundice, the nurse in charge would expect to do which of the following? 3 दिन के बच्चे को जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी दी जा रही है। इस थेरेपी के दौरान एज अ नर्सिंग इंचार्ज आपके द्वारा कौन सा एक्शन लिया जाना सही होगा? ऑप्शन 1, आप इस बच्चे को हर 6 घंटे से टर्न करेंगे। ऑप्शन 2, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3, अगर बच्चे की स्किन ब्रॉन्ज कलर की हो जाए तो तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन 4, हर 2 से 4 घंटे में आप वाइटल साइंस चेक करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। हम जिस बच्चे को फोटोथेरेपी दी जा रही होती है उसमें हर 2 से 4 घंटे में वाइटल साइंस चेक करते हैं। वाइटल साइंस चेक करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बच्चे में इस ट्रीटमेंट के दौरान हाइपरथर्मिया हो सकता है। हाइपरथर्मिया ना हो जाए इस चीज़ को हमें लगातार चेक करते रहना है। Next question. A nurse is performing an assessment on a newly admitted patient who is taking propyl thiouracil daily. आप किसी ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जो कि हर रोज प्रोपाइल थियोयूरेसिल टैबलेट लेता है। द नर्स सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ। इस टैबलेट को हम किस डिजीज़ में देते हैं ये आपको सिंपली बताना है। प्रोपाइल थियोयूरेसिल ड्रग किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है ये आपको बताना है। एडिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, ग्रेव्स डिजीज, माइक्सिडीमा। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। अगर ग्रेव डिजीज है किसी व्यक्ति को तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोपाइल थियोयूरेसिल या पीटीयू टैबलेट देते हैं। एक्चुअली ग्रेव डिजीज़ क्या है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, ग्रेव डिजीज़ जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस डिजीज़ कंडीशन में थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है। थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिव होने के कारण जो थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नोट कर लीजिएगा, थायराइड
हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है इस ग्रेव्स डिजीज के अंदर। ग्रेव डिजीज के ट्रीटमेंट में हमारा प्राइमरी गोल होता है कि कुछ भी करके इस थायराइड हार्मोन के लेवल को T3 T4 के लेवल को कम किया जाए और इससे होने वाले लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाए। सो ग्रेव डिजीज के ट्रीटमेंट में हम प्रोपाइल थियोयूरेसिल का इस्तेमाल करते हैं जो कि इस थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, interstitial implantation of fertilized ovum is completed on। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का इम्प्लांटेशन किस दिन कंप्लीट हो जाता है? 5वें दिन, दूसरे दिन, 11वें दिन, 20वें दिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 11th डे। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद छठे दिन इम्प्लांटेशन प्रोसेस शुरू होता है, स्टार्ट होता है और 11th डे पर यह कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, यह आपको बताना है। सिजोफ्रेनिया, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड, मेजर डिप्रेशन? यस, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जो लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्टेट में हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम ईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। ईसीटी प्रोसेस में पेशेंट की कनपट्टी पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर हल्का सा करंट ब्रेन में डिलीवर किया जाता है जिससे कि सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं और क्लाइंट में सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन का, थॉट का, कॉन्शियसनेस का या फिर बिहेवियर का? The right answer is option A. It is a disorder of perception. किसी जगह पर कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी क्लाइंट को कुछ महसूस होना, दिखाई देना हेल्यूसिनेशन है। Absence of real external stimuli, client perceives something, it is called hallucination. Important point, अगर किसी व्यक्ति में ब्रेथ साउंड्स डिमिनिस्ड दिख सुनाई दें, यानी कि ब्रीथिंग साउंड्स हल्के हल्के सुनाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है और क्लाइंट में इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी क्लाइंट के लंग्स को अस्कल्टेट करने पर आपको क्लियर ब्रीथ साउंड सुनाई देते हैं तो इसका मतलब है कि क्लाइंट की कंडीशन पहले से बेहतर हो रही है। अगर अस्कल्टेशन पर रोंकी साउंड सुनाई देते हैं तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के लंग्स में फ्लूइड मौजूद है, जैसे कि निमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट, पेजेट डिजीज। पेजेट बोन से रिलेटेड डिजीज कंडीशन है। इसमें बोन की रिसाइकलिंग प्रोसेस में अल्ट्रेशन आ जाता है। पेजेट डिजीज ओटाइटिस डिजीज का एक क्रॉनिक फॉर्म है जिसका कॉज एग्जैक्टली हमें अभी नहीं मालूम है। पेजेट डिजीज ओल्ड एज के लोगों को जनरली प्रभावित करता है जिसमें उनकी हड्डियां थिक हो जाती हैं, यानी उनका घनत्व बढ़ जाता है और उनमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, यानी कि जो बोन सेल्स हैं उनका आकार नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। इस पेजेट डिजीज के अंदर फ्लैट बोन डिफॉर्म हो जाती हैं और लॉन्ग बोन्स की सेल्स का हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है।
इस पेजेड डिजीज के अंदर हम एमआरआई टेस्ट करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं और इस टेस्ट के द्वारा हम ये पता करते हैं कि पेशेंट में बोन मिनरल डेंसिटी कितनी है। अगर बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने का पता चलता है और अगर ये बढ़ती है तो पेजेड डिजीज के होने का पता चलता है। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.